و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد नमस्कार आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दिल्ली के ईरान हाउस के बाहर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और लोगों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर क्योंकि लोग मोर्न कर रहे हैं अयातोल्ला खामेनी की जो किलिंग हुई है ईरान में, जिसकी पुष्टि आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने की, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने की। और उसके बाद हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। सजाद करगिली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य भी हैं। सजाद, सबसे पहले तो इस वक्त हालात आप कैसे देख रहे हैं? जो मिडल ईस्ट की हालात है, धमाके चल रहे हैं, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ईरान ने भी किए हैं। आप इसे एक लिमिटेड स्ट्राइक के तौर पर देख रहे हैं? आपको लग रहा है ये हालात और बद से बदतर अभी होते जाएंगे? पहली चीज़ तो ये कि जो किलिंग हो गई बहुत सारे, आयतुल्ला खामेनी सिर्फ ईरान के एक लीडर नहीं है बल्कि एक धर्म गुरु की हैसियत से, एक रूहानी पेशवा की हैसियत से पूरी दुनिया के मुसलमानों, बिलखुसूस शिया समुदाय जो है उनको अपना रहबर और पेशवा मानती थी। और उनकी किलिंग पर मैं पूरी कम्युनिटी को ताज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ। रही बात जो हालात अभी पैदा हुए हैं, अब तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हालात निकल गए हैं। विद इन 2-3 डेज़ में चीज़ें और भी जो है सामने आ जाएंगी। मगर ये चीज़ ज़रूरी कहना चाहूँगा कि आयतुल्ला खामेनी की अगर हम दुनियावी एतबार से देखें तो उम्र 86 साल थी, और ये एक मैक्सिमम एज लिमिट होता है आजकल के डेट में। और अगर एक इंसान इस उम्र में उम्र रसीदगी की वजह से, बीपी शुगर के मरीज़ या हार्ट की वजह से अगर दुनिया से चला जाए तो शायद वो इतना इफ़ेक्ट न डाल सकें। लेकिन जिस तरीके की किलिंग हुई है, शहादत हुई है, मैं समझता हूँ उनकी शहादत जो है वो पूरे ईरान को और पूरे इस खित्ते के जो मुस्तज़ब मज़लूम लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको इस इप्स्टीन रजीम के ख़िलाफ़, इस गैंग के ख़िलाफ़, जो इंटरनेशनल बुलीज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद कर देगी, और ये जो मुकावमत और रेजिस्टेंस का सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। खामेनी साहब, आपको हम बता दें कि 1989 से रूल कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ़ द स्टेट थे एक तरीके से। और जैसा उन्होंने कहा कि एक रिलीजियस पोजीशन को उन्होंने रिलीजियस पोजीशन पर थे वो, तो सुप्रीम आयतोल्ला जब हम कहते हैं। खामेनी साहब को लेकर विवाद भी बहुत है जी। और एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहीं जश्न मना रहा है उनकी मौत को लेकर कि रिप्रेसिव रिजीम थी। एक बड़ा तबका वो है जो ईरान के अंदर मॉर्निंग कर रहा है, इस्फहान से लेकर तेहरान तक। आप ईरान को उन्होंने कैसे बदला उनके रिजीम में, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप देखें कि इस खित्ते के अंदर जितनी भी सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, या तो इजराइल के हाथ में या अमेरिका के हाथ में है। इन 40-47 सालों में जब से रिवॉल्यूशन आया है, ईरान ने सबसे बड़ी जो चीज़ अपने अंदर पैदा की वो ये कि खुद एतमादी, सेल्फ रिलायंस अपने अंदर पैदा किया। जो भी डिसीजन लेते थे वो आज़ादाना खुद ही लेते थे, और किसी बैरूनी दबाव या बैरूनी प्रेशर को जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आयतुल्ला खामेनी ने सबसे बड़ी चीज़ जो ईरान के अंदर की कि ईरान के लोगों को आज़ादी का दर्स दिया, और जो एक सॉवरेन नेशन को होना चाहिए वो सॉवरेनिटी अपनी जो है मजबूत और कायम और दायम रखी। दूसरी बात, पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन के कज़िये को तकरीबन भुला चुके थे। फ़लस्तीन आलमोस्ट मुस्लिम नेशंस के जहन से भी उतर चुका था, और इस फ़लस्तीन के कॉज को अगर किसी ने ज़िंदा रखा वो ये इस्लामिक रेवोल्यूशन था और आयतुल्ला खामेनी था, जिन्होंने हर महाज पे, और आज जो किलिंग हुई है वो इसी जुर्म में हुई है कि उन्होंने गज़ा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने गज़ा के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे। और जो आलोचकों की बात की, उनका भी यही एक रहता था कि हम गज़ा के लिए क्यों मरें, हम गज़ा के लिए क्यों लड़ें। तो चूँकि ईरान का जो सिस्टम है वो एक आइडियोलॉजिकली डीप रूटेड सिस्टम है, तो वहाँ इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि आप इन मुस्तज़ब और मज़लूम को देखें और ख़ामोशी बरतें।
यही वजह है कि आप अभी हाल ही में देखें, पिछले 1-2 महीनों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सब लोगों की तौहीन कर रहा है, पूरी दुनिया के लोगों को बुली करने की कोशिश कर रहा है और एक इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह ट्रीट कर रहा था, उस पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसी ताकत, एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसी मजबूत आवाज़ आयतुल्लाह खामेनेई की थी, जो ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर जो है बात करने का जो हुनर है, जज्बा है, जोश है, वो दिखाते थे, वो सिखाते थे। यही वजह है कि एक मुमताज़ पोजीशन में ईरान को लाके खड़ा कर दिया और एक सॉवरेन नेशन के तौर पर ईरान में को खड़ा कर पिछले दिया। दिनों भी जो प्रोटेस्ट हुए ईरान के अंदर, मतलब वहाँ पे एक औरतों का बड़ा तबका है जो कहता है कि रिप्रेसिव रिजीम है, हिजाब को लेकर वहाँ पर विरोध होता रहता है। दूसरी बात है कि जो प्रोटेस्टर्स की जानें गई, और उसके आंकड़े हम इंडिपेंडेंटली तो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों की जान गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो क्रैकडाउन्स भी हुए हैं ईरानियन रिप्रेसिव रिजीम की तरफ से। तो ये गलतियाँ की थी क्या? ये गलतियाँ सुधार सकते थे खामेनी पहली साहब? चीज़ तो यह है कि प्रोटेस्ट किसी भी मुआशरे का हक होता है। अभी हम अपने मुल्क में एहतजाज करते हैं, एहतजाज का हक हमें भी है, लेकिन एहतजाज का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जाके बैंकों को आग लगाएं, हॉस्पिटल्स को आग लगाएं और जो अवामी इमारतें हैं उसको आग लगाएं। एहतजाज का हक ज़रूर है और इस बात का एतराफ़ भी उन्होंने किया था कि जिस चीज़ को लेकर एहतजाज कर रहे हैं वो एहतजाज उनका हक है और सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उनको एड्रेस करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, माइक पॉम्पियो जो लिखते हैं कि ईरान की सड़कों पे मोसाद और CIA के लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उनको मैं नया साल मुबारक कहता हूँ। तो गर्ज कहने का ये है कि ये सिर्फ एहतजाज होता तो बात मान भी लेते, लेकिन जिस तरीके का एहतजाज के दरमियान में आके टेररिज्म हुआ और जो एलिमेंट्स घुसे मोसाद और CIA के, तो और आप कह आपने रहे हैं कि वो देखा एक्सटर्नल फैक्टर्स थे बिल्कुल, उसमें। और मसाजिद को आग लगाना, मुझे समझ में नहीं आता हिंदुस्तान में कोई प्रोटेस्ट हो और ऐसा हो सकता है कि लोग जो कि मंदिरों में जाके आग लगाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लोग नाराज़ हो सकते हैं सिस्टम से, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी धार्मिक जगह पे जाके आग लगा दें। तो ये तभी हो सकता है जब तक बैरूनी एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व ना हो। और ईरान के अंदर बैंकों को, हॉस्पिटल्स को, नर्सों को जो निशाना बनाया गया, उसमें बाज़ाबिता अमेरिका और इजराइल की मदद शामिल थी और ट्रंप ने खुद भी कहा था कि मदद आ रही है, आप जाके बैंकों को कब्जा करें, आप अफराद का नाम लिखें, मैं मदद लेके आ रहा हूँ। तो ये बात साफ थी कि ये सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम थी जो एक सिस्टमेटिक अंदाज में ईरान में देखिए, डाल दी गई। जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह, वेस्ट एशिया कहते हैं, और निश्चित रूप से एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जिसमें ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं है, ग्रे एरियाज बहुत हैं, ये तो हम अग्री करते हैं, और नैरेटिव्स की लड़ाई हर ओर से चलती है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन देखने को मिलता है। लेकिन भारत और ईरान के अगर हम संबंधों की बात करें, और जिसमें खास करके चूँकि शियाओं की जो हमारी पॉपुलेशन है, और वो एक इमोशनल ताल्लुक भी है, वो एक रिलीजियस ताल्लुक भी है, आपको लगता है कि अभी ये हमले होने के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल में जाना, नेतन्याहू को गले लगाना और जेनोसाइड की बात ना करना गाज़ा में, और उसके बाद ईरान पर हमला हो जाना, ये भारत के अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स और हमारी विदेश नीति पर आप इसको कैसे देखते हैं, इसका असर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक था। वो इसलिए था क्योंकि पहली बार जो हमारा एक हिस्टोरिक एंटी कॉलोनियल स्टैंड रहा है फ़लस्तीन को लेकर के, वो स्टैंड कहीं नज़र नहीं आया। और जिस तरीके से इज़राइल एक ऐसा मुल्क है जहाँ के प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वारंट इशू किया है, आप उससे जाके बगलगीर हो रहे हैं। एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर जाके एक वार क्रिमिनल के साथ बगलगीर होता है, तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात थी, शर्मनाक बात थी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि फ़लस्तीन की बात ना करना, ये अपने आप में हिपोक्रेटिक एक गेस्चर दिखाता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो पूरी तरीके से फेल है इस वक्त। हम देखते हैं हमारा इस पूरे इस खित्ते में हमारा दोस्त कौन बचा है आज के सिवाय तालिबान के। और इससे बात साफ होती है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि तमाम अपोजिशन लीडर्स भी आज ये कहते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं जो है वो नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। हमें उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, उस पर रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आइंदा आने वाले समय में अगर आप देखें, अमेरिका जो इस वक्त इस ईरान के अंदर लड़ाई हो रही है, ये एक ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है, और ईरान को बाल्कनाइज करने और ईरान के ऊपर अपना डोमिनेंस हासिल करने की लड़ाई है। और उसमें हिंदुस्तान जिसके ईरान के साथ सिर्फ शिया धर्म की वजह से ही नहीं बल्कि 5000 साल पुराने हमारे हिस्टोरिक
ताल्लुकात रहे कल्चरल, जब इज़राइल का कहीं वजूद भी नहीं था, हिंदुस्तान और ईरान के जो है वो भारत और ईरान के रिलेशंस रहे हैं। तो ऐसे में एक करीबी दोस्त को खो देना या उससे मुंह फेर लेना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारी तरफ से। और इस वक्त आप देखें डोनाल्ड ट्रंप, जिसका कोई भरोसा नहीं, जिसे माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, इंडियाज़ फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की बात की थी, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन कई मरतबा हमारे प्राइम मिनिस्टर को जलील करने की कोशिश की और बार बार कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर को हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने बात करे। तो ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि यहाँ हमारी कमी कहीं ना थोड़ा सा आपसे कमजोरी है। सजाद से ये मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि जैसा ईरान का जो स्ट्रक्चर है ना, ईरान अलग है। आप वो वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करते हैं, सीरिया नहीं है ये। इसमें कुछ दिनों पहले से ही हम देख रहे थे ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बासी साहब, उन्होंने जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था कि हम लोग की रिंग्स ऑफ सक्सेशन तैयार हो रही हैं हर लेवल पर। अयातुल्ला को किस तरीके से चुना जाता है? आगे ईरान का नेतृत्व कौन करेंगे? किसके हाथों में रहेगी ये इसमें बात? एक मजलिस खबरगान होती है जिसे गार्जियन काउंसिल कहते हैं, और ये शोरा तकरीबन 5-10 लोगों की टीम होती है एक्सपर्ट्स की, जो मिल बैठ के देखते हैं कि एक ऐसे शख्स को जो आयतुल्ला रैंक का हो, जो पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग रखता हो, जो रिलीजियसली पाइस हो, ये बहुत सारे क्राइटेरिया से उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है उसका इंतखाब होता है और इसको एलेक्ट किया जाता है एक्सपर्ट्स के बीच में। और आयतुल्ला खामेनी जब थे तो उन्हें भी इमाम आयतुल्ला ख़ुमैनी ने नुमाइंदा इंडिकेट किया था कि ये नुमाइंदा बेहतर होगा, लेकिन चुना उन्होंने नहीं था। वो गार्जियन कौंसल ने, मजलिस खबरगान ने, तमाम ने मिल करके उनको रहबर चुना था। तो इस बार भी वही होगा, वो शोरा जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो बैठेगी और उसके बाद एक रहबर का इंतखाब ज़रूर करेगी। और मुझे लगता है फ़िलहाल सिस्टम इंटैक्ट है और ये चीज़ें जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगी। भारत में बहुत सारे हमारे दर्शक जो सोशल मीडिया पर हैं, आप लोगों से मैं एक अपील ज़रूर करूंगी। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों के व्हाट्सएप के ज्ञान को देखकर जो हैं बहक जाते हैं, जो फ़र्क नहीं कर पाते हैं ख़ुमैनी साहब और ख़ामेनी साहब के बीच में। ख़ुमैनी साहब ख़ामेनी साहब के प्रेडेसेसर थे। ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ख़ुमैनी साहब के भारत से ताल्लुकात थे, उनकी ओरिजिन्स भारत से थी। ख़ामेनी साहब जो हैं वो ईरान में ही पैदा हुए, मशाद में, लेकिन उनकी अगर हम पेरेंटल लीनिएज की बात करें तो वो अज़रबैजान में ट्रेस की जाती हैं। यहाँ अभी पाकिस्तान से बहुत ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ प्रोटेस्टर्स यूएन ऑफिस, अमेरिकी कॉन्सुलेट्स वगैरह के सामने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने दरअसल सऊदी का साथ दिया है, सऊदी और इजराइल को सपोर्ट दिया है ईरान की जगह। चूँकि ईरान की स्ट्राइक्स कुछ ऐसी जगहों पर लगी हैं, दुबई, अबू धाबी में, सिविलियन बेसिस पर, क्या आपको लगता है कि ईरान आइसोलेट हो गया है बिटवीन अरब नेशंस, नॉन अरब नेशंस उस पूरे रीजन में? देखिए, ईरान के पास और कोई चारा नहीं था, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान को। तो ईरान ने पहले से ही वार्न किया था कि अगर जिस जगह से हम पे हमला होगा हम उसी जगह को निशाना बनाएंगे। तो ये तो उन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अमेरिका को अलाउ कर रहे हैं कि अपना सी, अपनी अपनी ज़मीन को वो इस्तेमाल करने दें। और कल भी अब्बास अरागची साहब का जो बयान आया, उन्होंने साफ कह दिया हम इन अरब हुकूमतों पर या इन कंट्रीज़ पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहे हैं। नंबर 2 ये है कि आप देखें कि अभी वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट आई, जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि बिन सलमान पिछले एक हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर रहे थे कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करे। अगर ये इस बात में कोई सच्चाई है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है? आखिरी सवाल, इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख में हालात क्या हैं? क्या आपको लग रहा है कि मॉर्निंग ही स्थिति बनी रहेगी? ईरान में तो 40 दिन के मॉर्निंग पीरियड शोक का ऐलान किया गया है। क्या यहाँ ये चैलेंजिंग हो सकता है कि प्रोटेस्ट बढ़े हमारे यहाँ? नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो एहतजाज और मजालिस और मातम का सिलसिला रहेगा। और पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबल पीस प्राइज़ की बात करती थी, वकालत करती थी, अमन का दाई करार दे रही थी। और हमने कई बार देखा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी भी स्थिति रही है जहाँ हुकूमत का जो रवैया है वो इज़राइल को एक्सेप्ट करने, रिकॉग्नाइज़ करने की तरफ जा रहा है। तो वो एक गुस्सा पाकिस्तान में पनप रहा था। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ प्रोटेस्ट इतना बढ़ेगा कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं, बल्कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो रहेंगे, गुस्से का इजहार होगा और मजालिस का सिलसिला रहेगा। क्या आप उन स्टूडेंट्स के साथ टच में हैं जो ईरान में हैं, कश्मीर के स्टूडेंट्स हो? जी, इंडिया बहुत से जो सारे कल स्टूडेंट्स गए स्टूडेंट्स के साथ मेरी कुछ स्टूडेंट्स से बात हुई और हम लोग बाज़ाब्ता उनके साथ राब्ते में। हैं, उनको कैसा सपोर्ट इस वक्त मिल पा रहा है? वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार भी और हमारी एम्बेसी भी बदस्तूर उनके साथ राब्ते में है और उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो
बेहतर हालत में होंगे और हालात ठीक होते ही वो वतन वापस आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये बहुत ही डेवलपिंग फ्लूइड सिचुएशन है और पिछले साल जब हमने 12 दिन का एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था, इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है, ये और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अगर ईरान बंद कर देता है, जिसकी अभी तक कंफर्म खबरें नहीं आ रही हैं, स्पेकुलेशंस हैं, और इज़राइल के बियॉन्ड जाकर जिस तरीके से उसने यूएस के बेसिस को अटैक किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने काउंटर धमकियाँ दी हैं कि हम फिर पूरी ताकत और लगा देंगे अगर आपने एक्सपैंड किया। तो ये हालात अभी जो है बहुत संजीदा हैं, बहुत मुश्किल भरे हुए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो हमले हैं, इसको भले ही परमाणु हथियार का बार बार जो है जस्टिफिकेशन औचित्य बताया जाए, लेकिन वो नहीं नज़र आता। उससे कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल सर्वाइवल, इंडिविजुअल नेताओं की अपनी जो सर्वाइवल की ग्रीड है, वो सारी रीजंस नज़र आते हैं। खamenei साहब को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है इन स्ट्राइक्स को गलत कहने के लिए। आपके अपने अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से न्यूक्लियर टॉक्स के बीच में, जो यूएस ईरान के बीच में हो रहा है, पिछले साल भी स्ट्राइक्स किए जाते हैं, इस साल भी किए जाते हैं, कहीं ना कहीं नेतन्याहू भी डेस्परेट हैं एक युद्ध की शुरुआत के लिए, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। तो ये तमाम चीज़ों पर मैंने सोचा कि थोड़ी सज्जाद साहब की भी राय ले ली जाए। आप लोगों का हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।